जिस साम्राज्य का सम्राट हल पकड़ ले वहां कभी सूखा घोषित नहीं होता है। जय हिंद। वेलकम टू माय ARGS क्लासेस। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिडावल हिस्ट्री। आज मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास से पूर्व जो है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इतिहास को तीन पीरियड में, तीन श्रेणियों में रखा गया है। पहला जो है कि प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। ये तीन श्रेणी में इतिहास को रखा गया। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले पूर्व मध्यकालीन के बारे में भी हम लोग पहले जानेंगे, क्योंकि पूर्व मध्यकालीन अगर हम नहीं जानेंगे तो मध्यकालीन इतिहास हमें अधूरा सा लगेगा। तो इससे हम लोग देखेंगे कि भारत में यानी कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास में वो कौन कौन आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किया। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि वो तीन आक्रमणकारी था जो भारत पे आक्रमण किया मध्यकालीन इतिहास से पहले। तो पूर्व मध्यकालीन का समय पीरियड जो है, जो पीरियड है, टाइमिंग पीरियड है, वो आपका है 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। तो वो तीन आक्रमणकारी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। वो तीन आक्रमणकारी में जो पहला आक्रमणकारी है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में महज एक बार आक्रमण किया। भारत में महज एक बार आक्रमण किया, और वो जो भारत का कौन सा क्षेत्र में आक्रमण किया, तो वो सिंध पे आक्रमण किया, जो आज पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। जब वो जिस समय सिंध पे आक्रमण किया उस समय सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। दाहिर वहां का राजा था। कौन था राजा? दाहिर था। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो SSC हो, JPSC हो, BPSC हो, IS हो, IPS हो, यहां से सवाल पूछा गया है। मोहम्मद बिन कासिम से सवाल पूछा गया है, हम इसको नकार नहीं सकते। तो मैं यहां से मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत पे कब आया? 712 ईस्वी में आया। कहां पे आक्रमण किया? तो सिंध पे आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। अब ये है कि मोहम्मद बिन कासिम आया कहां से था? फारस से आया था। फारस से आया था, जो आज वर्तमान में हम लोग ईरान कह सकते हैं, उसको ईरान है। उस समय फारस का जो खलीफा था वो अल हजाज था। खलीफा जो था वो कौन था? अल हजाज था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है, बहुत महत्वपूर्ण एक इसमें पॉइंट आता है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इतिहास का एक स्रोत होता है, हमें जानकारी का स्रोत मिलता है कि कौन राजा कब आया, वो जानकारी कहां से हमें प्राप्त होती है। तो इसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली कि वो 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया, सिंध नामक जगह में। तो हमें एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। इस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। अब हम लोग देखेंगे कि ये पहला मुस्लिम शासक है, या ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जो भारत में पहली बार आया, जो फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम इंडिया में, यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा कि ये पहला ऐसा आक्रमणकारी था या पहला ऐसा शासक था जिसको हम कह सकते हैं कि भारत में जजिया नामक एक कर को लगाया। भारत में जजिया नामक कर को लगाने वाला पहला मुस्लिम राजा जो था, वो पहला मुस्लिम जो शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। अब यहां पे क्या है कि जब वो यहां पर आया तो ऊंट का प्रचलन किया, ऊंट पालने का प्रचलन, खजूर की खेती, ये सारा चीज जो किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया। और उसका जो सिक्का चलता था, अरबों का जो अरब वाले लोग होते थे उनका जो सिक्का चलता था, वो सिक्का का नाम हम लोग दिरहम कहते थे। दिरहम नामक सिक्का चलता था। तो क्लियर, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम भारत पे महज एक बार ही आक्रमण किया। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि वन टाइम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, गजनवी यानी कि गजनी एक जगह है, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग गजनी के नाम से जानते हैं।
तो वहां का एक राजा है जिसका नाम है सुबुतगिन, यानी कि महमूद गजनवी का पिता। महमूद गजनवी का पिता का नाम है सुबुतगिन। सुबुतगिन का दो बेटा, एक बेटा का नाम है महमूद और दूसरा बेटा का नाम है इस्माइल। आप लोग देखे होंगे अग्निपथ पिक्चर, उस अग्निपथ पिक्चर में एक रऊफ लाला का एक कैरेक्टर है, उसका दो बेटा है। एक बेटा जो है कि रऊफ लाला का पूरे साम्राज्य पे आना चाहता है और एक बेटा उसका थोड़ा सा पागल टाइप का। उसी तरह से यहाँ पे भी एकदम सेम कंडीशन रऊफ लाला का आदि कैरेक्टर को यहाँ पे देखा जा सकता है कि सुबुतगिन का दो बेटा, एक बेटा का नाम महमूद और दूसरा बेटा का नाम इस्माइल। इस्माइल थोड़ा दिमाग से पागल और महमूद गजनवी जो है हमेशा चाहता था कि अपने बाप को हम कब जो है कि पराजय करें, कब मारे और गद्दी पे बैठे। अंततः वो क्या करता है, अपने फादर को जो है कि क्या करता है, मार देता है, अपने पिता को हत्या करता है और गजनी का वो राजा बन जाता है। जब गजनी का राजा बनता है तो उसे पता चलता है कि भारत एक सोने की चिड़िया है जहां पे हम जाएंगे और काफी सारा धन को लूट के ला पाएंगे। तो उन्होंने भारत पे जो पहला उनका जो आगमन हुआ वो हुआ 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में भारत में उसका आगमन हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया हुआ सवाल है महमूद गजनवी के बारे में, वो ये है कि महमूद गजनवी भारत पे कितने बार आक्रमण किए। तो महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किए, 17 बार, यानी कि 17 टाइम्स यानी कि वो आक्रमण किया महमूद गजनवी। कितना टाइम? 70 टाइम्स आक्रमण किया। अब यहाँ पे क्या है कि उसका आगमन कब होता है भारत में? पहली बार आगमन कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में वो भारत पे उसका आगमन होता है 17 बार। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि महमूद गजनवी मतलब 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी कौन सा मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। आज वर्तमान में सोमनाथ मंदिर को अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सोमनाथ मंदिर कहां है, तो गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा थोड़ी सी बात को। उस मंदिर को जब लूटा गया 1025 ईस्वी में, तो 700 मन सोना लूटा गया। 700 मन सोना अब 1200 मन चांदी। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 700 मन गुना 40, यानी कि एक मन 40 केजी का। अब यहां पे 1200 गुने 40, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। इतना लूट के चला गया महमूद गजनवी। अब यहां पे क्या है कि अंततः उसकी मौत हो जाती 1030 ईस्वी में। लेकिन सबसे ज्यादा महमूद गजनवी के समय काल में इतिहासकारक लोग थे, और वो 5 इतिहासकारक थे महमूद गजनवी के समय काल में। वो पहला इतिहासकारक के नाम में हम जानेंगे अल बरूनी इतिहासकारक, दूसरा फारूकी, तीसरा उतबी, चौथा सस्तनी और पांचवा फिरदौसी। ये 5 इतिहासकारक महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में था। अब क्या है कि महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया, तो उसका स्रोत कहां से मिला हमें? तो उसका स्रोत था किताबुल हिंद, यानी कि जो क्या था, अल बरूनी के द्वारा लिखा हुआ एक किताब था, जो यानी कि वहां से हमें प्राप्त होता है कि किताबुल हिंद के बारे में हमें यहां से प्राप्त होता है कि वो 17 बार आक्रमण किया, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा, 700 मन सोना लूटा, 1200 मन यानी कि सिल्वर लूटा, और उसकी जो मृत्यु होती है वो 1030 ईस्वी में मृत्यु होती है। क्लियर? मोहम्मद बिन कासिम एक बार भारत पे आक्रमण, महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण। अब एक और कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का नाम है मोहम्मद ग्वारी। तो मोहम्मद ग्वारी भारत पे जो आक्रमण किया है वो 5 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 5 बार। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद ग्वारी का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 2 युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये सवाल पूछा हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ये सवाल पूछा हुआ। एसएससी में सवाल पूछा हुआ, रेलवे में सवाल पूछा हुआ। तो हम लोग जानेंगे भारत पे मोहम्मद गौरी 5 बार आक्रमण किया। भारत में 5 बार आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया, मुल्तान में किया। दूसरा आक्रमण माउंट आबू में किया जो 1178 ईस्वी में। और तीसरा आक्रमण जो है वो तीसरा आक्रमण तराइन का प्रथम युद्ध है जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। यानी कि तराइन का प्रथम जो युद्ध होता है वो होता है 1191 ईस्वी में। आप लोग डेट को क्लियर याद रखेंगे। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो महज 1 साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिस युद्ध को हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और इसमें जो है कि पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और फिर जो 5वां अंतिम जो युद्ध है वो युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। आप लोग नाम सुने होंगे राजा जयचंद, क्योंकि आज सोशल मीडिया में न्यूज कवर में आप राजा जयचंद की औलाद आप जानते होंगे। वही राजा जयचंद है जो उस समय चंदावर का राजा जयचंद था। उस समय मोहम्मद गौरी अटैक करता है और राजा जयचंद को पराजय करके और वहां भी अपना सत्ता को स्थापित करता है। ये सारी पॉइंट मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है मोहम्मद गौरी के बारे में जो बड़ा हैरान कर देने वाला पॉइंट है। उसका एक कमांडर है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का एक कमांडर है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। वो भारत में आया और आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराने विश्वविद्यालय हम लोग कह सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाता है। और वो आग आने की समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताब पड़ी हुई थी कि 6 माह तक आने की आग जलता रहा लेकिन किताब खत्म नहीं हुआ। आने के आज जो खंडर किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को जो खंडर किया गया वो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाया था। तो मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। दूसरा जो बड़ा हैरान कर देने वाला, इतना क्रूर आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, इतना क्रूर आक्रमणकारी, एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला एक पॉइंट आने की इसके जीवन में मिलता है। यह मिलता है कि अपने सिक्का में मां आने की लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था। गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, जिसको अपने सिक्के पे चित्र अंकित करवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मां लक्ष्मी को किसने अपने सिक्के में, इनमें से कौन सा राजा है जो मां लक्ष्मी का चित्र अपने सिक्के में अंकित करवाया था। तो वो मोहम्मद गौरी था। हमें लगता है कि ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास का ये 3 कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बताना जरूरी था। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ये बात भी समझना होगा, अगर मोहम्मद गौरी ना होता तो कुतुबुद्दीन ऐबक ना होता, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ना होता तो ये गुलाम वंश ना होता, तो ये दिल्ली सल्तनत ना होता। तो कहीं ना कहीं आने की ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर हम लोग जो जान रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं स्रोत जो है वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास से स्रोत मिलता जुलता है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे मध्यकालीन इतिहास का जो समय पीरियड है, वो समय पीरियड आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी और फिर 1526 से 1707 ईस्वी, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे। इस टाइम पीरियड में 1206 ईस्वी से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत है। एक टाइम पीरियड बताएं, दिल्ली सल्तनत
1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत है, और 1526 से लेकर 1707 तक हम लोग मुगल काल कहेंगे। 1707 तक मुगल काल, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु मध्यकालीन इतिहास खत्म। तो आज हम लोग जो एक परिचय के रूप में आज जो क्लास चल रहा है, उस क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का बड़ा एक इजी वे में कोड है कि दिल्ली सल्तनत में कितना वंश था। तो बड़ा इजी वे है, आप एक कोड को याद रखेंगे। थोड़ा सा सोचने में आपको लगेगा कि ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन यहां पे क्लियर है। गुलाम वंश, 5 वंश है, पता है 5 वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब यहां पर टाइम पीरियड को अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम पीरियड आपको गुलाम वंश का टाइम पीरियड जो है वो क्या है, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। हम खिलजी वंश की ओर चलेंगे तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। अब हम चलेंगे तुगलक की ओर तो 1320 से 1413 ईस्वी तक। अब चलेंगे सैयद, तो सैयद 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश हम चलेंगे 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्लियर? ये है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल बनता है, या बड़ा इंपॉर्टेंट सा सोचने की विषय बनती है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अपने नाम में खिलजी है इसीलिए वंश का नाम खिलजी वंश है। तुगलक में तुगलक संस्थापक के नाम के साथ तुगलक है इसलिए तुगलक वंश है। सैयद का वही कंडीशन है, लोधी का भी वही कंडीशन है। लेकिन गुलाम वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, बात समझिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वंश का नाम ऐबक वंश होनी चाहिए थी। आखिर गुलाम वंश क्यों है, एक सोचने वाली बात है। हम लोग क्लास में जब चलेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, जब हम लोग 1 बाय 1 करके जब सारे वंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश में पढ़ेंगे, खिलजी वंश को पढ़ेंगे, तुगलक वंश को पढ़ेंगे, सैयद वंश को पढ़ेंगे, लोधी वंश को पढ़ेंगे, उस समय डिस्कशन से बताया जाएगा कि गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा। अब क्या है कि गुलाम वंश में टोटल जो राजा है वो कितना राजा है, 12 राजा है, 12 शासक है। लेकिन ये 12 शासक में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा शासक है, तो इंपॉर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और ग्यासुद्दीन बलबन है। ये 4 कैरेक्टर को हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंतिम में जो अंतिम राजा होता है उसके बारे में शॉर्टली हम लोग पढ़ेंगे। फिर है खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा में तुगलक वंश, जो तुगलक वंश में हम लोग देखेंगे वो है ग्यासुद्दीन तुगलक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोहम्मद बिन तुगलक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हम लोग ये पढ़ेंगे। चौथा में सैयद वंश। सैयद वंश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सैयद वंश को थोड़ा बहुत जो है कि इसमें से सवाल पूछा जाता है वो बता दिया जाएगा खिजर खान से, ठीक है। और हमारा जो है लास्ट जो वंश है वो वंश है यानी कि लोधी वंश। तो लोधी वंश में हम लोग
इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह लोदी और बहलोल लोदी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय तक ये 5 जो वंश है, इस वंश में सबसे ज्यादा लंबा पीरियड तक शासन कौन सा वंश किया? तो आप टाइम पीरियड यहां बता दिया गया है, तो हमें लगता है कि तुगलक वंश ही जो है कि सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया है, तुगलक वंश। क्योंकि तुगलक वंश का 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक आने के ये शासन किया। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समेटते हैं, खत्म करते हैं, और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो होगा गुलाम वंश में, और गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसका था? तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।